नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं संसद में। आज संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। आइए आपको बताते हैं दोनों सदनों में कौन कौन से कामकाज आज होने हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। संसद के मॉनसून सत्र के चौथे सप्ताह का आज अंतिम दिन। दोनों ही सदनों में होंगे अहम विधायी काम। साथ ही दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से पूछे जाएंगे कई महत्वपूर्ण सवाल। शुक्रवार होने के नाते आज सदन में दोपहर बाद का समय गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए सुनिश्चित। राज्यसभा में आज गैर सरकारी सदस्यों की ओर से पेश किए जाएंगे विभिन्न संकल्प। सदन में होगी इन संकल्पों पर चर्चा। लोकसभा में आज 2 विधेयक पेश और विचार तथा पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध। साथ ही सदन में दोपहर बाद गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर होगी चर्चा। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं लोकसभा के भीतर प्रश्नकाल के दौरान कौन कौन से महत्व के प्रश्न पूछे जाने हैं। सांसद नारायण भाई भीखा भाई काछड़िया का प्रश्न दीर्घकालिक रसायनों के उपयोग से जुड़ा है। लंबे समय से चल रहे रसायनों के नियमित और भारी उपयोग के कारण मिट्टी के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल परिणामों के बारे में गुजरात राज्य में आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों का विवरण क्या है। क्या सरकार ने देश में रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए कोई कदम उठाया है या उठाने का प्रस्ताव है? विवरण साझा करें। क्या देश भर में रसायन विनिर्माण में लगी कंपनियों के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए निर्धारित मानक में जन जागरूकता पर खर्च के लिए किए गए धन के उपयोग के प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है? सांसद एलएस तेजस्वी सूर्या का प्रश्न यूरिया उर्वरकों पर राज्य सहायता का है। पिछले 4 वर्षों के दौरान देश में यूरिया उर्वरकों की खरीद पर किसानों को वर्षवार कुल कितनी सब्सिडी प्रदान की जा रही है? क्या सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी में साल दर साल बढ़ोतरी हुई है? क्या सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी में साल दर साल बढ़ोतरी हुई है? और साथ ही क्या यूक्रेन में युद्ध के कारण सरकार ने देश में किसानों के लिए यूरिया और उर्वरकों की निरंतर और सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय किया है या करने का प्रस्ताव है? क्या सरकार ने यूरिया और अन्य उर्वरकों के घरेलू विनिर्माण में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कोई अन्य कदम उठाया है? सांसद केसरी देवी पटेल का प्रश्न उर्वरक विनियमन हेतु विधान से जुड़ा है। क्या सरकार देश में उर्वरकों के मूल्य निर्धारण, आपूर्ति और आयात तथा उच्च स्तरीय उर्वरक निरीक्षकों की नियुक्ति के लिए एक नियामक संस्था स्थापित करने का प्रस्ताव रखती है? क्या उक्त उपायों से इंस्पेक्टर राज लौटने की संभावना है? और क्या सरकार इस संबंध में कोई कानून लाने पर विचार रखती है? क्या आने वाले वर्षों में उर्वरक विनियमन और किसानों को सस्ती कीमतों पर उर्वरकों की परेशानी मुक्त आपूर्ति के लिए उक्त कानून में कोई प्रावधान पेश किए जाने की संभावना है? सांसद घनश्याम सिंह लोधी का प्रश्न समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत प्रगति से जुड़ा है। पिछले 3 वर्षों के दौरान एकीकृत बाल विकास योजना यानी कि ICDS की प्रगति रिपोर्ट का विवरण क्या है? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के विभिन्न चरणों के आंकड़ों के आकलन में बच्चों में स्टंटिंग और वेस्टिंग की दर में वृद्धि देखी जा रही है या नहीं? बच्चों में स्टंटिंग और वेस्टिंग को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल का प्रश्न ABPMJAY के अंतर्गत धोखाधड़ी पूर्ण लेन देन से जुड़ा है। क्या सरकार का पूरे देश में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लागू करने का प्रस्ताव है? उसका विवरण क्या है?
क्या ABPMJAY के तहत किसी धोखाधड़ी वाले लेन देन का पता चला है और अब तक कितनी धोखाधड़ी का पता चल पाया है और इसके तहत कितनी राशि बरामद की गई है? क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में ABPMJAY के तहत धोखाधड़ी वाले लेन देन से निपटने के लिए किसी धोखाधड़ी रोधी इकाई का गठन किया है? क्या सरकार ABPMJAY और उसके विवरण में धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने का कोई प्रस्ताव रखती है? सांसद पूनम प्रमोद महाजन का प्रश्न प्रधानमंत्री वृक्ष आयुष योजना से संबंधित है। क्या राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने देश में औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों की खेती और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री वृक्ष आयुष योजना के तहत फसल कटाई के बाद प्रबंधन, बुनियादी ढांचे और विपणन की स्थापना के लिए धन आवंटित किया है? विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों की गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री के विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए या उठाए जाने के लिए प्रस्तावित वैज्ञानिक कदम क्या है? क्या NMPB ने औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों की गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री के विकास के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सांसद धैर्यशील संभाजी राव माणे का प्रश्न तरल यूरिया उत्पाद संयंत्र से जुड़ा है। पिछले 9 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में उत्पादित यूरिया की मात्रा वर्षवार क्या है? क्या उत्पादन में कमी के कारण प्रति वर्ष लगभग 65 से 80 लाख टन यूरिया दूसरे देशों से आयात किया जाता है? वर्तमान में देश में कार्यात्मक तरल यूरिया उत्पादन संयंत्रों की संख्या और प्रत्येक संयंत्र से सालाना उत्पादित यूरिया की मात्रा के साथ साथ आगामी 2 से 3 वर्षों में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित ऐसे संयंत्रों की संख्या क्या है? क्या अगले 2 से 3 वर्षों के लिए देश में तरल यूरिया के उत्पादन के संबंध में लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? क्या नैनो यूरिया की मदद से यूरिया उत्पादन के क्षेत्र में आजादी हासिल करने की पहल की जा रही है? देश में यूरिया के स्वदेशी उत्पादन से कितने राजस्व की बचत होने की संभावना है? सांसद डॉक्टर DNV सेंथिल कुमार एस का प्रश्न प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना से जुड़ा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या लंबे और थकाऊ दस्तावेजीकरण कार्य ने एकल महिलाओं और युवा दुल्हनों को इसके दायरे से बाहर कर दिया है? उसका विवरण और इस संबंध में की गई सुधारात्मक कार्रवाई क्या है? क्या अधिक आवंटन की मांग के बावजूद इस योजना के लिए बजट में धनराशि में मामूली वृद्धि देखी गई है? देश में महिलाओं के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदम क्या हैं? सांसद जगन्नाथ सरकार का प्रश्न नर्सिंग महाविद्यालयों में क्षेत्रीय असमानता से जुड़ा है। क्या भारत में 40% जिलों में नर्सिंग अस्पतालों की कमी है? 42% नर्सिंग संस्थान 5 दक्षिणी राज्यों में स्थित हैं, जबकि 17% 3 पश्चिम जिलों में स्थित हैं। और यदि हाँ तो कार्यरत नर्सिंग कॉलेजेस का विवरण राज्य और संघ राज्यवार क्या है? देश में नर्सिंग अस्पतालों और कॉलेजों की स्थापना में कमी और क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण क्या है? क्या 2014-15 के बाद से स्नातक नर्सिंग शिक्षा प्राप्त करने वाले संस्थानों की संख्या में 36% की वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप नर्सिंग सीटों में 40% की वृद्धि हुई है, जिससे आंकड़ों में क्षेत्रीय विषमता आ गई है? क्या सरकार का अप्रैल 2025 तक मेडिकल कॉलेजों में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने का भी प्रस्ताव है? क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि देश का नर्स से जनसंख्या अनुपात 3:1000 के वैश्विक बेंचमार्क के मुकाबले 2.06 अनुपात 1000 है,
यदि हां, तो सरकार द्वारा नर्स से जनसंख्या के अनुपात में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? सांसद किंजरापू राम मोहन नायडू का प्रश्न आंध्र प्रदेश में निर्भया कोष के उपयोग से जुड़ा है। निर्भया फंड की स्थापना के बाद से इसके तहत आवंटित धनराशि का विवरण राज्यवार और वर्षवार क्या है? आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा उपयोग की गई निर्भया फंड की राशि कितनी है? निधि के उपयोग के लिए आंध्र प्रदेश राज्य से केंद्र सरकार को प्राप्त प्रस्तावों की संख्या कितनी है और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए अधिकार प्राप्त समिति द्वारा प्रदान की गई स्वीकृतियों की संख्या क्या है? आंध्र प्रदेश राज्य में फंड के तहत क्या पहल की गई है और उनमें से प्रत्येक पहल के तहत लाभार्थियों की संख्या कितनी है? सांसद भावना गवली पाटिल का प्रश्न राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के उन्नयन से जुड़ा है। क्या सरकार का देश भर के विभिन्न शहरों में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में सुधार और उन्नयन करने का प्रस्ताव है? देश भर के विभिन्न शहरों, विशेषकर महाराष्ट्र में स्थित NIPER का विवरण क्या है? क्या सरकार देश भर में NIPER में उपकरणों और मशीनरी को अपग्रेड करने का प्रस्ताव रखती है? पिछले 3 वर्षों के दौरान एक मॉडल फार्मास्यूटिकल अनुसंधान संगठन के रूप में NIPER के विकास के लिए सरकार द्वारा किए गए और प्रस्तावित विभिन्न उन्नयन कार्यों का विवरण, जिसमें उक्त उद्देश्य के लिए आवंटित धन की राशि भी शामिल है, वर्षवार उसका विवरण क्या है? राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा में उक्त संस्थानों द्वारा किस प्रकार से लोगों को प्रशिक्षित किया गया है और ऐसे संस्थानों से अब तक कितने लोगों को शिक्षित किया गया है, इसका विवरण भी बताएं। सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत का प्रश्न एम्स में रिक्त पद तथा बिस्तरों की कमी से जुड़ा है। देश भर के विभिन्न एम्स में एम्स वार स्वीकृत भरे और रिक्त पदों की संख्या और विवरण क्या है और ऐसे एम्स में रिक्तियों को भरने के लिए उठाए गए या उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का विवरण क्या है? क्या सरकार देश में आपातकालीन रोगियों की अधिक संख्या और एम्स में बिस्तरों की अनुपलब्धता को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता के अनुसार बिस्तर क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव रखती है? इस संबंध में छत्तीसगढ़ सहित राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार उठाए गए या उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है? सांसद गिरीश चंद्र का प्रश्न औषधीय पादपों के पौधों के वितरण से जुड़ा है। क्या यह सच है कि सरकार ने औषधीय पौधों के सतत प्रबंधन के लिए लगभग 1 करोड़ औषधीय पौधों के पौध को वितरित किया है? उत्तर प्रदेश में वितरित किए गए औषधीय पौधों की संख्या और किस्मों सहित उनका विवरण और इन औषधीय पौधों के पोषण और वृद्धि के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत उत्तर प्रदेश को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का विवरण क्या है? कैसे पौधों के जीवित रहने के प्रतिशत और राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार उनके विवरण के संबंध में कोई आकलन किया गया है? सांसद संतोष कुमार का प्रश्न एम्स दरभंगा की वर्तमान स्थिति से जुड़ा है। क्या शोयन बाईपास पर बिहार सरकार द्वारा आवंटित 150 एकड़ जमीन को भारत सरकार के लिए लाभकारी माना जाता है? क्या औरंगाबाद दरभंगा एक्सप्रेस वे पर उक्त भूमि का टुकड़ा दरभंगा में एम्स की स्थापना के लिए बेहद उपयोगी हो सकता है? सांसद अरविंद गणपत सावंत का प्रश्न महाराष्ट्र में स्वास्थ्य संबंधी परियोजनाओं का है। पिछले 5 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में विशेष रूप से महाराष्ट्र में सरकार द्वारा शुरू की गई और कार्यान्वित की जा रही प्रमुख स्वास्थ्य परियोजनाओं और विशेष कार्यक्रमों का विवरण क्या है? उक्त परियोजनाओं पर लगने वाली संभावित लागत और वो समय जिसके द्वारा उक्त परियोजनाओं के पूरा होने की संभावना है। क्या सरकार ने किसी ऐसे क्षेत्र की पहचान की है जहां महाराष्ट्र सहित देश में पुरानी स्थानिक बीमारियों के उन्मूलन के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों की आवश्यकता है?
क्या सरकार ने इस संबंध में अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा की है? महाराष्ट्र सहित देश के आकांक्षी जिलों, विशेषकर उस्मानाबाद जिले में कार्यान्वित की जा रही उक्त परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति और विवरण क्या है? उक्त परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उचित कदम उठाए गए हैं? सांसद अरुण साव का प्रश्न आयुर्वेदिक भेषज कंपनियों से जुड़ा है। क्या सरकार किसी आयुर्वेदिक दवा कारखाने और निर्माताओं को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव रखती है? क्या सरकार ने उद्यमियों को ऐसे कारखाने स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कोई कदम उठाया है और उसका विवरण क्या है? आयुर्वेदिक दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देशों का विवरण और क्या सरकार ने लाभ के लिए मिलावट की किसी घटना की पहचान की है? ऐसी अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सरकार द्वारा की गई या की जाने वाली कार्रवाई और उसका विवरण क्या है? क्या आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उनके प्रमाणीकरण की कोई व्यवस्था की गई है? सांसद प्रोफेसर सौगत रॉय का प्रश्न यूनाइटेड किंगडम के वीजा से संबंधित नए नियम से जुड़ा है। क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि यूनाइटेड किंगडम के विदेश के छात्रों के लिए अपने वीजा नियमों में बदलाव किया है? उसका विवरण क्या है? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ब्रिटेन में लाखों भारतीय युवा अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पढ़ाई के साथ साथ कुछ अंशकालिक नौकरियां भी करते हैं? इसका विवरण और नए यूके वीजा नियमों का उनके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगला प्रश्न फास्ट ट्रैक कोर्ट यानी कि एफटीसी की स्थापना मामलों के त्वरित निपटान और परिचालन से जुड़ा है। एफटीसी के औसत प्रदर्शन के लिए परियोजना से संबंधित हालिया आंकड़ों का विवरण मांगा है। साथ ही विलंब के कारणों सहित विशेष रूप से राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य में कुल अनुशंसित संख्या और उसमें एफटीसी की संख्या अधिक है। हाल के वित्त आयोग में परिकल्पना के अनुसार राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्यों को आवंटित धनराशि का हिस्सा कितना है? सांसद राज्यवर्धन सिंह ने यह भी जानना चाहा कि उक्त राज्यों में न्याय मित्र स्थापित करने के लिए उठाए गए कदम और मामलों के बैकलॉग को रोकने के लिए एफटीसी द्वारा मामलों के समयबद्ध निपटान के लिए सख्त निगरानी तंत्र क्या है? निःशुल्क कानूनी सेवा योजना के तहत न्याय बंधु कार्यक्रम की राज्यवार प्रगति की रिपोर्ट। अदालती कार्रवाई में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए राजस्थान और छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के लाइव स्ट्रीमिंग तंत्र स्थापित नहीं करने के क्या कारण है, ये भी जानना चाहा है सांसद राज्यवर्धन सिंह ने। सांसद सौमित्र खान का प्रश्न पासपोर्ट सेवा केंद्र से जुड़ा है। पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में खोले गए पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या क्या है और उक्त अवधि के दौरान स्वीकृत और आवंटित और उस पर उपयोग की गई धनराशि का विवरण। वर्तमान में पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में पासपोर्ट के लिए लंबित आवेदनों की संख्या और लंबित पासपोर्ट को समय पर निपटाने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई क्या है? क्या सरकार के पास वर्तमान में जारी किए जा रहे पासपोर्टों में बदलाव करने का कोई प्रस्ताव है? क्या छात्रों को त्वरित पासपोर्ट सेवा प्रदान करने के लिए कोई योजना विचाराधीन है? क्या सरकार के पास बांकुरा जिले और खरगोन और बड़वानी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों सहित उक्त राज्यों में नए पासपोर्ट कार्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है? सांसद एकेपी चिनराज का प्रश्न उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्थानांतरण से जुड़ा है। क्या मद्रास उच्च न्यायालय के तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के स्थानांतरण पर 16 नवंबर 2022 और 19 अप्रैल 2023 की सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा उक्त न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति तक कार्रवाई नहीं की गई थी?
क्या सरकार हाई कोर्ट के जजों के तबादले पर आईबी या रॉ की रिपोर्ट मंगाती है? उसका ब्यौरा क्या है? अब आपको बताते हैं कि लोकसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर कौन कौन से मंत्री या मंत्रालय देने वाले हैं। आयुष मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल देंगे। रसायन और उर्वरक मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया देंगे। विदेश मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर देंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया देंगे। विधि एवं न्याय मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों का जवाब विधि एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल देंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से जुड़े प्रश्नों का उत्तर महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी देंगी। और अब बात राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पहला प्रश्न सांसद हरनाथ सिंह यादव का है। उनका प्रश्न है, क्या सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु कोई कदम उठाया है? क्या सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए राज्य सहायता या कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करने के लिए कोई योजना बनाई है? विगत 3 वर्ष के दौरान इन वाहनों के निर्माण और बिक्री का क्या अनुपात रहा है? सांसद वाइको के प्रश्न है, क्या उच्चाधिकार प्राप्त समिति यानी एचपीसी ने रेलवे में व्यापक अवसंरचनात्मक विकास और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2020 तक रेलवे में रनिंग स्टाफ के लिए ड्यूटी के समय को घटाकर 10 घंटे करने की सिफारिश की है? क्या एसपीसी ने अन्य कर्मचारियों की तरह रनिंग स्टाफ के लिए भी 40 घंटे के आवधिक विश्राम और मुख्यालय से दूर रहने की अवधि को 48 घंटे करने की सिफारिश की है? यदि हाँ, तो रेलवे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और कर्मचारियों को अलर्ट मोड में रहने की दृष्टि से इन्हें लागू नहीं किए जाने के क्या कारण हैं? सांसद हरभजन सिंह के प्रश्न है, क्या सरकार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMFBY के तहत दावों के निपटान के लिए बीमा कंपनियों द्वारा किसानों को परेशान किए जाने की घटनाओं के बारे में जानकारी है? इस संबंध में सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं। PMFBY को और अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ताकि अभीष्ट लाभार्थियों को लाभ मिल सके? सांसद कपिल सिब्बल के प्रश्न है, क्या यह सच है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि NFSA के संबंध में निर्णय 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर लिया जाता है? यदि हाँ, तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए जनगणना में देरी हुई है, ये सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि PDS के तहत कोई पात्र व्यक्ति इसके लाभ से वंचित न रह जाए और लाभार्थियों को उसका पूरा अधिकार मिले? क्या यह भी सच है कि वन नेशन वन राशन कार्ड यानी कि ONORC के तहत राज्य में आंतरिक लेन देन अंतर राज्य लेन देन की तुलना में बहुत अधिक है? यदि हां, तो इसके क्या कारण है? सरकार द्वारा विशेषकर प्रवासियों के बीच राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी के बारे में जागरूकता और जानकारी फैलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? सांसद सस्मित पात्रा के प्रश्न है, क्या सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी कि PMGKAY को पुनः आरंभ करने पर विचार कर रही है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि NFSA के तहत पूर्व में प्रदान किए जाने वाले 5 किलो चावल के अलावा 5 किलो अतिरिक्त चावल मुहैया करवाई गई? बंद कर दिए गए PMGKAY को फिर से शुरू करने के बजाय NFSA
ए कार्यक्रम का नाम बदलकर नई PMGKAY करने के क्या कारण हैं? सरकार PMGKAY के तहत 5 किलो अतिरिक्त चावल प्रदान करना कब शुरू करेगी, जैसा कि वर्ष 2020 से किया जा रहा था? सांसद जोस के मणि के प्रश्न है, क्या रेलवे बोर्ड ने अंगमाली एरुमेली रेलवे लाइन परियोजना के लिए केरल रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत संशोधित अनुमान यानी कि RE पर विचार किया है? इससे संबंधित ब्यौरा क्या है? क्या सरकार की अंगमाली एरुमेली परियोजना को फिर से आरंभ करने, RE को मंजूरी देने और निष्पादन कार्यों को आगे बढ़ाने की कोई योजना है? उससे संबंधित ब्यौरा क्या है? सांसद CV षणमुगम के प्रश्न है, क्या यह सच है कि ऐसा अनुमान लगाया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण भविष्य में कृषि के लिए पानी का अभाव होने वाला है? इससे संबंधित ब्यौरा क्या है? क्या पानी की कमी के कारण कृषि क्षेत्र में सिंचाई की एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी? यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या कृषि क्षेत्र के प्रबंधन के लिए सरकार की कोई भावी नीति है? इससे संबंधित ब्यौरा क्या है? सांसद दर्शनाथ सिंह के प्रश्न हैं, क्या यह सच है कि सरकार दूरसंचार क्षेत्र में और सुधार करने पर विचार कर रही है? क्या यह भी सच है कि सरकार सेवाओं की गुणवत्ताओं में सुधार करने, डिजिटल असमानता को समाप्त करने और दूरसंचार नेटवर्क की सुरक्षा सुनिश्चित करने सहित विभिन्न मुद्दों पर उद्योग जगत से सिफारिशें आमंत्रित कर रही है? क्या देश के कुछ गांवों में विशेषकर दूरस्थ क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं? सरकार द्वारा देश के सभी गांवों में दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है? सांसद नारायण दास गुप्ता के प्रश्न हैं, क्या सरकार ने किशोरावस्था पूर्व आयु वाले बच्चे, गर्भवती महिलाएं, वृद्धजन, पेसमेकर लगाए हुए रोगियों, चिड़ियों और आदि पर रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी कि RF के अनियंत्रित विकिरण के दुष्प्रभावों पर ध्यान दिया है? सरकार द्वारा आवासीय क्षेत्रों में सेलुलर टावरों के निकट रेडियो विकिरण के दुष्प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? सांसद S सेल्वागन बेथी के प्रश्न है, विगत 3 वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में पुदुचेरी विदेशी फल के उत्पादन का वर्षवार, किस्म और जिलावार ब्यौरा क्या है? विदेशी फलों के उत्पादन से किसान को कितना लाभ हुआ है और क्या सरकार विदेशी फलों को उगाने में राज्यों की सहायता कर रही है और यदि कर रही है तो उन योजनाओं कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है जिनके अंतर्गत सरकार इसके लिए पुदुचेरी की सहायता कर रही है? सांसद दोला सेन के प्रश्न है, क्या सरकार निर्यात में गिरावट और लागत प्रतिस्पर्धात्मकता की कमी के कारण वस्त्र और परिधान उद्योग के समक्ष आ रही चुनौतियों से निपटने के लिए कोई कदम उठा रही है? क्या सरकार निर्माताओं और निर्यातकों पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए कपास पर लगने वाले 11% आयात शुल्क को हटाने पर विचार कर रही है? M मोहम्मद अब्दुल्ला के प्रश्न हैं, क्या यह सच है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद पर्याप्त खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, शीतागारों और भंडारण की कमी के कारण देश में लगभग 40% खराब हो जाने वाले भोज्य पदार्थ व्यर्थ हो जाते हैं और अगर ऐसा है तो सरकार द्वारा इसके समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? सांसद डॉक्टर अमर पटनायक के प्रश्न है, क्या सरकार ने बाढ़ और जंगली जानवरों के हमले के कारण फसल को होने वाली क्षति को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी कि PMFBY के तहत स्थानीय आपदा जोखिम श्रेणी के अंतर्गत शामिल करने के ओडिशा सरकार के अनुरोध पर विचार किया है? क्या सरकार जंगली जानवरों के हमलों के कारण फसलों को होने वाले नुकसान के कवरेज के लिए PMFBY के अंतर्गत प्रीमियम राज्य सहायता को केंद्र और राज्य के बीच 50-20 के अनुपात के बजाय
80-20 के अनुपात में साझा करने पर विचार कर रही है। सांसद अबीर रंजन विश्वास के प्रश्न है, क्या सरकार के पास कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी यानी कि ATMA योजना के माध्यम से प्रसारित की जाने वाली प्रौद्योगिकी और प्रासंगिकता का आकलन करने के लिए कोई तंत्र या मानदंड है? क्या सरकार को इस योजना के माध्यम से प्रसारित प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं की गुणवत्ता और प्रासंगिकता में सुधार के लिए किसानों या अन्य हितधारकों से कोई फीडबैक मिली है? इससे संबंधित ब्यौरा क्या है? सांसद जवाहर सरकार के प्रश्न है, पिछले 3 वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में हावड़ा और सियालदह रेलवे स्टेशन की उपनगरीय रेलवे सेवाओं में पैसेंजर गाड़ियों से की जाने वाली यात्रा संबंधी सेवा में सुधार के लिए परियोजनाओं का क्या ब्यौरा है? क्या इनकी आवृत्ति और गति को बढ़ाया जा सकता है? इन उपनगरीय रेल सेवाओं के लिए किन किन नई परियोजनाओं की परिकल्पना की जा रही है? रेलवे के कुल बजट के प्रतिशत के रूप में इन उपनगरीय रेल सेवाओं के लिए वार्षिक पूंजी और राजस्व व्यय का ब्यौरा क्या है? कोलकाता में मेट्रो रेल सेवाओं में सुधार और संवर्धन के लिए क्या उपाय किए गए हैं? अब वर्तमान में चल रही परियोजनाएं कब तक पूरी कर ली जाएंगी? आइए अब जानते हैं कौन कौन से मंत्री और मंत्रालयों से ये प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और उसके उत्तर कौन देने वाला है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से 5 प्रश्न होंगे जिनके उत्तर कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर देने वाले हैं। संचार मंत्रालय से 2 प्रश्न होंगे जिनके उत्तर संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव देंगे। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से जुड़े 2 प्रश्न होंगे जिनके उत्तर उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल देंगे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से 1 प्रश्न होगा जिसका उत्तर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस देंगे। भारी उद्योग मंत्रालय से 1 प्रश्न होगा जिसका उत्तर डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे देंगे। रेल मंत्रालय से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके उत्तर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव देंगे। कपड़ा मंत्रालय से 1 प्रश्न होगा जिसका उत्तर कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल देंगे। आइए अब नजर डालते हैं लोकसभा में आज विचार तथा पारित किए जाने वाले उसके लिए प्रस्तुत होने वाले तमाम विधेयक कौन कौन से हैं। लोकसभा में पहला विधेयक है केंद्रीय माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 यानी द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अमेंडमेंट बिल 2023। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विधेयक को विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगी। विधेयक के माध्यम से केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन किया जाना है। द बिल फर्दर टू अमेंड द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। लोकसभा में दूसरा विधेयक है एकीकृत माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 का द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अमेंडमेंट बिल 2023। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विधेयक को विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगी। विधेयक के माध्यम से एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन किया जाना है। द बिल फर्दर टू अमेंड द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के दौरान आज विभिन्न संकल्प लोकसभा में पेश होंगे। सांसद रेडुप्पा नल्लाकोंडा गरी आदर्श स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों के सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण किए जाने संबंधी संकल्प को आगे की चर्चा के लिए पेश करेंगे। सांसद जनार्दन सिंह सेग्रीवाल उपेक्षित, परित्यक्त और निराश्रित विधवाओं की संरक्षा, उनके भरण पोषण और कल्याण के लिए तत्काल कदम उठाए जाने से संबंधित संकल्प को प्रस्तावित करेंगे। सांसद वीके श्रीकंदन देश में आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदमों से संबंधित संकल्प को सदन में पेश करने वाले हैं। सांसद उन्मेष भैया साहेब पाटिल कृषि क्षेत्र में बदलने के लिए आधुनिक कृषि तकनीकों के प्रसार के लिए
आवश्यक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव करेंगे। और अब आज राज्यसभा में पेश होने वाले गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों की आज 4 संकल्पों को पेश किया जाएगा। सांसद शक्ति सिंह गोहिल सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करेंगे कि हमारे सैनिकों के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करें और हमारे देश के दुश्मनों के खिलाफ हमारे देश के सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलकर खड़ा होने का संकल्प लें। सांसद बिनोय विश्वम सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करेंगे कि गिग वर्कर्स अधिकार विधेयक तैयार किया जाए, जिसमें एग्रीगेटर्स और श्रमिकों के अनिवार्य पंजीकरण, विशिष्ट आईडी जारी करने, न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान, सामाजिक सुरक्षा लाभों का शुल्क लगाने और गिग वर्कर्स को उनके आश्रितों का ध्यान रखने के लिए एक गिग वर्कर्स कल्याण निधि निगम की स्थापना हो। सांसद एस निरंजन रेड्डी सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करेंगे कि एफआईआर की बहुलता को दूर करने के लिए अनुसंधान किए जाने और कृत्रिम बौद्धिकता तथा ब्लॉकचेन जैसी आधुनिक वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले प्रोटोटाइप विकसित किए जाएं। सांसद डॉक्टर जॉन ब्रिटा सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करेंगे कि संविधान 101वां संशोधन अधिनियम 2016 की धारा का संशोधन करने के लिए कदम उठाए जाएं, ताकि 10 वर्ष की कुल अवधि के लिए माल एवं सेवा कर को लागू करने के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्य को प्रतिकर प्रदान किया जा सके। फिलहाल संसद में आज में इतना ही। तो बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।